तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का चौथा सेट करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 सेट को एकदम अच्छे से बाकायदे से कर लिया है दोस्तों। आज हम चौथे सेट को करने वाले हैं जिसका कोड IM है। इसे आज हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खंड अ हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होगा जिसे हम लोगों को ओमार सीट पर आंसर देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा उपभाग 1 है। चलिए दोस्तों, ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए, पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है, यह कारण मुख्य अक्ष प्रतिच्छेदन करती है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इसे चित्र बनाकर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है किसी अवतल दर्पण, तो पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा परावर्तक तल है। पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लिए। ये हमारा मुख्य अक्ष है दोस्तों, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा ध्रुव है P। ये हमारा फोकस दूरी है, मुख्य फोकस दूरी। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब देखिए, कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित किरण, यानी कि जो आती है किरण, तो हम लोग जानते हैं जो हमारे किरण आती है, तो दोस्तों इसमें कह रहा है आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत एक ही मार्ग में वापस चली जाती है। तो दोस्तों, जब हम लोग वक्रता केंद्र पर अपने वस्तु को रखते हैं, तो देखिए जब वक्रता केंद्र पर अपने वस्तु को रखते हैं तो ये परावर्तन के उपरांत ये हमारे यहाँ पर जाती है। ये जब जाती है तो इससे जब टकराती है, यानी कि जो हमारे अवतल दर्पण होता है उसके नीचे वाले तल से जब टकराती है तो यहाँ ये मुख्य फोकस से जाती है। ये मुख्य फोकस से इसी प्रकार से एकदम सीधे जाती है। अब देखिए, यह एक हमारी प्रकाशीय किरणें हो गई, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ से हमारे वस्तु जाती है वहाँ से 2 प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो एक प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ से यहाँ तक चली आई। अब दूसरी प्रकाश की किरणें देखिए, ये हमारा मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस से इस प्रकार से जाएगी, ये मुख्य फोकस से इस प्रकार से जाएगी। तो अब देखिए यह यहाँ पर टकरा रही है, तो जब ये यहाँ पर टकरा रही है तो इससे भी यानी कि परावर्तन होगा। तो जब इसका परावर्तन होगा तो देखिए ये आएगी तो यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर जहाँ मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बना नहीं है बाकायदे से, ये हमारा बनेगा यहाँ पर बनेगा, यानी कि जो वक्रता केंद्र है वहीं पर बनेगा, यानी जो हमारी वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। ये हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, मुख्य अक्ष के प्रतिच्छेदन करती है, हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी कि जब हमारा वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो हमारा जो वस्तु होती है वो वक्रता केंद्र पर ही बनती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, लेंस होगा। इसमें भी हमें कह रहा है कि एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए, यानी कि जो एक वस्तु है, एक लेंस है, उस वस्तु के विशेष स्थिति के लिए आभासी सीधा, यानी कि वस्तु आभासी बने, सीधा बने और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता हो, उस लेंस क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो हमारा अवतल, यानी कि अवतल कहना है दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में ही हमारी जो, यानी कि लेंस कह रहा है ना, लेंस में हमारा जो उत्तल लेंस होता है उसमें आभासी बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो यानी ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा, अवतल लेंस। ये हमारा लेंस, ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए हमारा ये कह रहा है कि नेत्र लेंस, यानी कि जो हमारा नेत्र होता है उसमें जो लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है उस किसके कारण हमारी परिवर्तन होता है, किसके द्वारा परिवर्तन उसमें होता है। तो पहला कह रहा है पुतली द्वारा। तो पुतली तो दोस्तों जो हमारी आँख होती है उसमें जो काला होता है, छोटे से जो काला सा छिद्र होता है उसी को ही पुतली कहते हैं। अब कह रहा है दृष्टिपटल। तो हम लोग जानते हैं दृष्टिपटल हमारी रेटिना होती है, रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं, जिसपे हमारा किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए परितारिका कह रहा है, तो प्रतिकारिता हमारा दृष्टिपटल नहीं,
तीसरा ये परितारिका कह रहा है, परितारिका। अब देखिए डी कह रहा है पश्चिमावी पेशियों द्वारा। जब मान लीजिए दोस्तों, हम मान लीजिए ये मेरा दोस्त एक रोड पर चल रहा है, तो हम लोग उस रोड पर देखते हैं कि हमारा दोस्त चल रहा है, हम अपने दोस्त को देखते रहते हैं। और जब आखिर मान लीजिए दूसरी ओर से मेरा जब दूसरा दोस्त आता है, तो मैं डायरेक्ट अपने दोस्त को, पहले वाले दोस्त को देख रहा था, अब मैं डायरेक्ट अपने दूसरे वाले दोस्त को देखता हूँ। तो जब मैं अपने पहले वाले दोस्त से दूसरे वाले दोस्त को देखता हूँ, तो वो किस कारण से हमारी पहले वाले दोस्त से दूसरे वाले दोस्त के पास हमारी आंखें चली जाती हैं, यानी कि देखती हैं, वो हमारी पश्चिमावी पेशियों के द्वारा होता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, मैं इस वस्तु को देख रहा हूँ, अचानक इधर से एक वस्तु आती है ये वाली, तो मैं डायरेक्ट मैं इस वस्तु को देखता हूँ और फिर से मैं इस वस्तु को देखने लगता हूँ या इस वस्तु को देखता हूँ। तो जिस कारण मैं यहाँ देख रहा हूँ या यहाँ देख रहा हूँ, वो हमारी पश्चिमावी पेशियों के द्वारा ही होता है। हमारी पश्चिमावी पेशियाँ जो लगी होती हैं, उसी के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक देख पाते हैं दोस्तों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा विबग्योर होता है, उसमें जो बैगनी रंग होता है, जब वो फैलता है, क्योंकि उसका फैलने का यानी कि जो उसका प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से वो हमारे आकाश में फैल जाता है। जब वो फैलता है तो हमारा आकाश उसके वजह से नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, तो हमारा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। ये हमारा प्रकीर्णन आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसे हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए इसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है किसी बल्ब पर 440 वाट हम लोग जानते हैं हमारा पावर यानी कि शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हमारा दिया है 440 वाट। अब देखिए वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट हम लोग जानते हैं हमारा विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो 220 वोल्ट हमें दिया है। अब देखिए हमें फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि R का मान पूछ रहा है, R का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारा P यानी कि पावर यानी कि शक्ति होता है, शक्ति बराबर हमारा होता है V² बटा R। ये हमारा V² यानी कि इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों P, ये हमारा शक्ति होता है, शक्ति यानी कि पावर। ये हमारा वोल्टेज होता है यानी कि विभवांतर होता है। ये हमारा R यानी कि प्रतिरोध होता है। तो हमें R का ही मान निकालना है। तो जब R को यहाँ पर लाएंगे तो P हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा R बराबर हो जाएगा V² बटा P। इसी सूत्र पे मान रखेंगे दोस्तों, आ जाएगा। देखिए R बराबर हो जाएगा, V का मान देखिए हमारा V 220 यानी कि विभवांतर का मान 220 का वर्ग बटा P का मान देखिए 440 दिया है, 440। अब देखिए इसका वर्ग हम लोग जानते हैं कि 22 का वर्ग हमारा 484 होता है। 22 का वर्ग 484 होता है। ये 0 है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 को 0 लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा 484 डबल 0 बटा 4400 यानी कि 440। अब देखिए इसे काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। मान लीजिए 2 4 से काटिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि हो जाएगा हमारा 1210 बटा 11। अब देखिए 11 से इसे काटेंगे दोस्तों, तो 11 से एक बार में काटेंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा, 12 जो है 1 बचा तो 1 फिर से 11 हो जाएगा यानी कि 110 हो जाएगा। तो फिर से 11 से 1 कम 11 ये 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 110 ओम हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलाते हैं, ये हमारा 110 ओम यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ 1 में दिए गए हैं, स्तंभ 2 में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए दोस्तों हमें दिया है, ये धारा नियंत्रक होता है, ये हमारा धारा प्रतिवर्ती या धारा नियंत्रक होता है। पहला का हमारा तीसरे से मिल जाएगा। इसमें देखते रहिएगा जो पहले का तीसरा देखिए इसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए दूसरा ये हमारा अमीटर होता है, ये अमीटर लगा रहता है। अब देखिए हमारे विद्युत परिपथ में अमीटर लगा होता है, अमीटर यानी कि
चौथे पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें चौथा नहीं है, इसमें चौथा नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा दोस्तों। इससे आप लोगों को जो परीक्षा है, परीक्षा में आपको जल्दी जल्दी लगाना होता है आंसर, तो आप लोग पहले 1 या 2 को मिलाइए, उसके बाद सीधा देख लीजिए, यानी कि लगेंगे आप सभी को मिलाने तो आपका समय ज़्यादा नष्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहले मैंने मिलाया इसको, अब दूसरे हमारा अमीटर होता है तो अमीटर को मिलाया, तो देखिए हमारा सभी ऑप्शन खत्म हो गए। ये भी ऑप्शन खत्म था, ये ऑप्शन देखिए दूसरा दिया है, और ये हमारा चौथा होगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन सही हो गया। और ये हमारा जो होता है, ये हमारा विद्युत सेल होता है, और ये हमारा विद्युत क्रॉसिंग होता है। देखिए सी का दूसरा और डी का पहला, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां, किसी धारावाही नालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर क्या होती है। इसमें हमें दोस्तों इसमें कह रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका को, यानी कि मान लीजिए कोई धारावाही परिनालिका है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि आज़ादी से एकदम अच्छे से उसे लटका दिया जाए, तो लटकाने पर सदैव क्या स्थिर होती है, उसका क्या स्थिर होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या स्थिर होता है, वो उत्तर दक्षिण में रहता है, यानी कि जब उसे धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक से लटकाएंगे दोस्तों, तो उसको उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगी, वही हमारा स्थिर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। जो हमारा दोस्तों ये मरकरी होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसे आप लोग थोड़ा घुमा कर पूछ दिया, यहाँ पर द्रव देना चाहिए और ये नहीं देना चाहिए, तो इसमें पूछ लिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो जो हमारी मरकरी होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगर यहीं पर अधातु पूछ देता दोस्तों, अधातु, तो हमारा ब्रोमीन हो जाता, और इसमें ऑप्शन में दिया होता और यहाँ पर अधात देता हुआ अधात दिया होता तो हमारा ब्रोमीन सही हो जाता। अब देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ये हमारी उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। जब अम्ल और क्षार को आपस में अपक्रिया कराते हैं तो ये हमारी उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। तो जब हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 उष्मा देते, जब इसे उष्मा देते हैं यानी कि हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो CaO + CO2 बनता है। ये किसका उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, ये अभिकारक है। अब ये हमारा प्रोडक्ट 2 बन रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब इसको हम लोग उष्मा दे रहे हैं तो ये टूट रहा है, यानी कि इसका अपघटन हो रहा है, ये हमारा टूट रहा है, तो ये हमारा अपघटन अपक्रिया हो जाएगा, क्योंकि ये एक पदार्थ है और 2 भागों में टूट रहा है, तो ये हमारा अपघटन अपक्रिया हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 11, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो जो श्रृंखलन का गुण होता है किस परमाणु में पाया जाता है, तो ये हमारा कार्बन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा श्रृंखलन का गुण होता है उसी के कारण कार्बन अधिक से अधिक चैन को बनाता है। मान लीजिए जैसे CH4 हो गया, तो ये हमारा कार्बन इस तरह से चैन बनाता है, इस तरह से चेन बनाता है, ये हमारा कार्बन का श्रृंखलन का गुण होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से एल्काइन क्या है। तो हम लोग जानते हैं हमें एल्काइन पूछ रहा है, तो हम लोग पहले पूरा लिख लेते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं एल्केन के लिए हमें एक बॉन्ड, एल्कीन के लिए हमें डबल बॉन्ड, और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो एक बॉन्ड अगर रहेगा तो एल्कीन आएगा, 2 बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन आएगा, 3 बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन आएगा। तो देखिए हमें एल्काइन ही पूछ रहा है, तो एल्काइन के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के पास जाएंगे। देखिए एल्काइन है, एल्काइन के लिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे जाएंगे, तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इसमें भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही ट्रिपल बॉन्ड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर हमारा यही हो गया। अब देखिए कह रहा है, ईंधन एवं
औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा 13 क्वेश्चन दिया है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में कौन प्राप्त होता है? तो ईंधन और औषधियों के रूप में हमारा एथेनॉल प्राप्त होता है। यही हमारा उपयोग किया जाता है एथेनॉल को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर उपभाग 3 हमें ये हमारे बायोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं। इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया है, 14वां क्वेश्चन दिया है, गुर्दे की इकाई को उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। यानी जो गुर्दे की इकाई होती है उस जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है तो कौन होता है? तो हमारा वृक्काणु होता है। वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में हमारा जो जाइलम होता है वो जल के लिए। जौ से देखिए आप लोगों को मैं याद करा दे रहा हूँ तो जौ आगे जौ आ गया तो जौ से जाइलम जल के लिए संवहन करता है, जल का संवहन करता है। ऑप्शन ए सही है। जहाँ जौ दे दिया वो जल के लिए हो जाएगा, और जहाँ फ्लोएम दे दिया जहाँ फ्लोएम हो गया दोस्तों वो हमारा भोजन का संवहन हो जाएगा। भोजन खनिज पदार्थों का संवहन करता है, फ्लोएम हो जाएगा। और जाइलम दे दिया तो जाइलम के लिए हमारा जल का संवहन करता है, जल हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों CO2 की आवश्यकता होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम लोग यानी कि जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकें। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की, तो यह दोस्तों सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। अब बी कह रहा है क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, बी भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सूर्य की प्रकाश की, तो सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण यानी कि जो दोस्तों यानी C6H12O6 यानी जो हमारा ग्लूकोज होता है दोस्तों, जब ये टूटता है तो C3 हमारा बाहर निकल जाता है, तो C3H12O6 हो जाता है, यही हमारा पायरुवेट होता है। तो पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो यही हमारा पायरुवेट बनता है। तो ये हमारे किस भाग में बनता है? तो दोस्तों ये हमारा जो पायरुवेट होता है बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसे ही सूत्रकणिका कहते हैं। सूत्रकणिका ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, इसे हम लोग सूत्रकणिका भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यानी कि हमारे बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ देता है सूत्रकणिका, तो सूत्रकणिका हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये हमारा पायरुवेट बनता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 18वां क्वेश्चन कर रहा है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। जो मेंडल थे, जॉन ग्रेगर मेंडल थे, जिन्होंने हमें आनुवंशिकता का नियम दिया था, कह रहा है कि वो किस पे प्रयोग किए थे? तो पहला दिया है वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो कह रहा है कि वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। यस दोस्तों ये हमारा सही है, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बी कह रहा था मटर के उत्पादन के लिए, तो दोस्तों मटर के उत्पादन के लिए वो अपना प्रयोग करने जाएंगे, ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है चावल के उत्पादन के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। गेहूँ के उत्पादन के लिए, ये भी गलत है। ये हमारे वैज्ञानिक हैं, तो मान लीजिए मटर चावल या गेहूँ की खेती करने जाएंगे दोस्तों, उत्पादन करने के लिए जाएंगे। ये हमारा प्रयोग कर रहे थे वंशागत यानी कि आनुवंशिकता के नियम पर हमारा प्रयोग कर रहे थे। चलिए दोस्तों अब 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों जो हमारा ओजोन परत होता है वो हमारा O3 होता है। ये हमारे पराबैंगनी किरणों से बताता है, यानी कि जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश में से, यानी कि जो हमारा सूर्य होता है उसके प्रकाश में से हमारी पराबैंगनी किरणें आती हैं। पराबैंगनी किरणें आती हैं जिससे वो O3 हमें बचाता है। यदि वो मान लीजिए वो पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, अगर ओजोन परत नहीं होता तो वो पराबैंगनी किरणों को नहीं रोक पाता, और जो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं दोस्तों, तो हमारा जो शरीर होता है ना, उस पर जब पड़ती तो हमारी चमड़ियाँ होती हैं वो चमड़ियों पर पड़ जाती, और चमड़ियों पर पड़ती तो जिससे हमें चर्म रोग हो जाता। और चर्म रोग इतना खतरनाक वो चर्म रोग होता है दोस्तों, जिससे हमें कैंसर हो सकता था।
उसी को हमें यह बचाता है। यानी कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो इसका क्षरण यानी कि जो ओजोन परत है इसके खराब होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले हमारा CFC आता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोस्तों कहाँ कहाँ आता है, तो ये हमारा AC में आता है। जो हमारा AC होता है उसमें से भी CFC निकलता है। तो ये जितने भी लोग AC प्रयोग करते हैं उनसे और ज़्यादा ये हमारा CFC गैस निकलता है। जो CFC गैस हमारा निकलता है दोस्तों, तो सीधे जाकर हमारा जो ओजोन परत है उसका क्षरण करता है। ये हमारा ओजोन परत धीरे धीरे पिघल रहा है, ये CFC गैस के कारण होता है। इसमें AC आ जाता है, उसमें फ्रिज आ जाता है। फ्रिज में से भी हमारा CFC गैस निकलता है, जिससे हमारा ओजोन परत क्षरण हो रहा है दोस्तों। यदि हमारा ये क्षरण हो गया तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। कह रहा है इसमें कौन सा ये इसमें से ऑप्शन सही है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए देखिए, घास आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास गेहूँ, यानी कि जो घास होता है वो गेहूँ होता है दोस्तों, नहीं होता है। या आम से वो गेहूँ से वो आम बनता है, नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। अब देखिए बी कह रहा है घास, यस दोस्तों घास होता है। घास बकरी, यानी जो घास होता है घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। ये हमारे आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि जो घास होता है घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा लेता है। अब देखिए ऑप्शन सी कह रहा था बकरी गाय, यानी कि गाय बकरी को खाती है दोस्तों, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बकरी को गाय नहीं खाती है। अब देखिए चौथा कह रहा था घास और मछली, यानी कि मछली घास को खाती है, यह सही है। और हाथी, अब इसमें कह रहा है हाथी मछली को खाती है दोस्तों, ये कदापि नहीं हो सकता क्योंकि हाथी मछली नहीं खाती है दोस्तों, यानी ऑप्शन हमारा गलत ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, इसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।